तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। आज हम इस वीडियो में आपका जो सब्जेक्ट हिंदी है तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन मतलब सेक्शन डी का जो मेरा बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो मेरा 51 है, हम आपको ब्लूप्रिंट में बता चुके हैं कि उसमें आपका क्या आएगा, पत्र आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आज हम क्या सीखेंगे, इसमें पत्र किस प्रकार लिखा जाता है या तो कितने प्रकार के पत्र आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात, आपका पत्र लेखन मतलब जो पत्र होता है, जो लेटर होता है, तो पत्र लेखन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका औपचारिक पत्र, एक आपका अनौपचारिक पत्र। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आपके एग्जाम में एक औपचारिक पत्र पूछेगा, आपके एग्जाम में एक क्या आएगा, अनौपचारिक पत्र पूछेगा। और दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, दोनों में से जो आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक को आप एग्जाम में लिख कर आइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या सर इसके लिए हमको बहुत सारा औपचारिक पत्र पढ़ना पड़ेगा या तो बहुत सारा अनौपचारिक पत्र पढ़ना पड़ेगा? नहीं, हम आपको बस सिखाएंगे 3 गो औपचारिक में और 3 गो अनौपचारिक में, और इसी से एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब इन 6 के बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जो मेरा पत्र होता है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं औपचारिक पत्र से। सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे हम? औपचारिक पत्र से। ध्यान दीजिए कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पढ़िए। बोला है कि अपने मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु सहायक विद्युत अभियंता को एक पत्र लिखे। मतलब आपके जो क्षेत्र में है ना, तो आपके क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है, लाइन करंट आपका एरिया में कट कट जा रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो विद्युत इंजीनियर है, विद्युत अभियंता है, या तो जो आपके बिजली का पदाधिकारी है, उसको एक पत्र लिखना है कि सर हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या है, तो हमारी समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपके एग्जाम में कोई भी पत्र आएगा, आप आराम से लिखने सक जाइएगा, हम आपको लिखाने के लिए सिखा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जब आपको एग्जाम में पत्र लिखने के लिए आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए। इधर आप मार्जिन छोड़ दीजिएगा और इधर भी आप मार्जिन छोड़ दीजिएगा, लाइन दे दीजिएगा, या तो पेपर को थोड़ा सा मोड़ लीजिएगा इतना साइज में। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, समझ में आ गया है कि आपके एरिया में विद्युत का आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही, इसके लिए विद्युत अभियंता को एक पत्र लिखे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले शुरुआत किस प्रकार किया जाता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लिखिएगा, जब भी किसी भी औपचारिक पत्र की शुरुआत कीजिएगा, तो सबसे पहले किससे, सेवा से। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर हम, सेवा में। उसके बाद पत्र जिसको लिख रहे हैं, पत्र जिसको लिख रहे हैं वो लिखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पत्र हम किसको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, उस वक्त जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखिएगा। तो पत्र हम किसको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत अभियंता, सॉरी, विद्युत अभियंता। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले सेवा में विद्युत अभियंता महोदय। ठीक है, सेवा में, उसके बाद जिसको लिख रही है, और उसके बाद थोड़ा सा उसका एड्रेस। मान लीजिए कि हमारे घर में बिजली बोर्ड रांची से आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, सेवा में विद्युत अभियंता महोदय, बिजली बोर्ड रांची। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ तो अब समझ में आएगा कि सेवा में जिसको लिखना है उसका थोड़ा सा एड्रेस। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, विषय लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। और विषय आपको कहाँ मिलेगा ना, आपके क्वेश्चन में मिलेगा। विषय कहने का मतलब है कि आप किस कारण से पत्र लिख रहे हैं, जो आपका कारण है पत्र लिखने का वो आप विषय में लिखिएगा। ध्यान दीजिए, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ध्यान दीजिए। तो विद्युत आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपका जो सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखिए नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु बोला है, तो नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र, वही लिखिए, नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, ध्यान दीजिए। विषय आपको कहाँ मिलेगा, आपके क्वेश्चन में मिलेगा, जिस कारण से आप लिख रहे हो वो आप विषय में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, सेवा में, उसका जिसको लिख रहे हैं उसका थोड़ा सा एड्रेस, एक लाइन छोड़ के क्या कीजिएगा ना, जो विषय लिखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, फिर एक लाइन छोड़िएगा, मतलब पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, महाशय। क्या लिखिएगा, महाशय। और यहाँ से स्टार्टिंग कीजिएगा, शुरू से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, महाशय लिखते हैं और यहाँ से लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो यहाँ से लिखना शुरू नहीं कीजिएगा।
ध्यान दीजिए, महाशय। हम क्या करेंगे, जो मेरा महाशय के बाद जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ होगा ना सर, जो मेरी समस्या है उसको शॉर्टकट में क्या कीजिएगा, लिखिएगा, और फिर हम पैराग्राफ चेंज करके जो समस्या को विस्तार से बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि मैं चास क्षेत्र का रहने वाला एक नागरिक हूं। मतलब आपसे निवेदन करता हूं कि मैं आप ही के क्षेत्र का रहने वाला एक नागरिक हूं। ठीक है, हमारे क्षेत्र में कुछ सप्ताह से विद्युत आपूर्ति अनियमित रूप से हो रही है, जिसके कारण आसपास के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, हमारे क्षेत्र में क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पढ़िए, हमारे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को और आसपास के लोगों को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये तो हम अपनी समस्या को थोड़ा सा क्या किए, शॉर्ट पैराग्राफ में बता दिए। उसके बाद क्या करिए, अपना जो समस्या है उसका जो विस्तार से बताना है। ध्यान दीजिए, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, एक लाइन छोड़ के उसके बाद लिखेंगे इस अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई, लाइन नहीं रहेगा तो पढ़िएगा कहां से, सबका घर में तो इन्वर्टर नहीं होगा, गांव घर में अपने गरीब बच्चे रहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या लेके, ध्यान दीजिए, इस नियमित विद्युत आपूर्ति के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई, घरेलू कार्य, छोटे व्यापारी को काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। मतलब जो लाइन नहीं आ रही ना हमारे क्षेत्र में, तो इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई, घरेलू कार्य बहुत सारे, और छोटे मोटे जो व्यापारी उसको क्या हो रहा है, बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी 2-3 दिनों तक बिजली गायब रहती है। कभी कभी तो क्या 2-3 दिनों तक बिजली आता ही नहीं है। तो कभी कभी लो वोल्टेज के कारण लोगों का काम बाधित हो जाता है। तो कभी कभी क्या था, जो लो वोल्टेज के कारण लोगों का काम क्या था, बाधित हो जाता है। मतलब लाइन तो आता है, करंट तो आता है, विद्युत आता है, पर इतना लो वोल्टेज होता है कि हमारा काम ठीक से हो नहीं पाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बात हो जाता है। मोहल्ले में बच्चों की परीक्षा अभी काफी नजदीक आ चुका है। जिस प्रकार आप लोगों का परीक्षा सामने आ चुका है, हम उसी प्रकार यहाँ पर लिख दिए कि मोहल्ले में बच्चों की परीक्षा भी काफी नजदीक आ चुका है। बिजली न होने के कारण उनकी तैयारी नहीं हो पा रही। ठीक है, और बिजली नहीं होने के कारण जो बच्चे जिसका एग्जाम सामने है, उनकी पढ़ाई ठीक से हो नहीं पा रही है। साथ ही साथ विद्युत आपूर्ति की कमी के कारण पूरे मोहल्ले में अंधकारमय हो जाता है। ठीक है, पूरे मोहल्ले में क्या तो अंधकारमय हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। वही लिखे, साथ ही साथ विद्युत आपूर्ति की कमी के कारण, आपके क्षेत्र में विद्युत जो नहीं आ रहा है, इसी कारण आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, पूरी तरह अंधकारमय हो जा रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जा रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो हम पहले पैराग्राफ में क्या लेके, ध्यान दीजिए, अपनी जो समस्या को हम शॉर्टकट करके लिखें। यहाँ पर जो मेरा समस्या रहेगा उसको यहाँ पर शॉर्टकट में लिखेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करके हम क्या करेंगे, अपनी जो समस्या को विस्तार से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हम विस्तार से लिखा दिए। उसके बाद कीजिएगा, आवेदन का जो लिख रहे हैं उसको निवेदन कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद मेरा पैराग्राफ क्या होगा, ध्यान दीजिए। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति की कृपा करें। मतलब हमारे क्षेत्र में नियमित विद्युत आपूर्ति करें, टाइम टेबल से विद्युत दीजिए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, और इसके लिए मैं क्या रहूंगा, आपका सदा आभारी रहूंगा, आपका गुणगान करूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में लिखिएगा आपको भवदीय, इस प्रकार का पत्र में लास्ट में क्या लिखिएगा, भवदीय। उसके बाद लिखिएगा क ख ग। अपना यहाँ पर नाम नहीं लिखिएगा, नहीं तो आप जो एग्जाम में 1 नंबर खो देंगे। आप अगर नाम लिखिएगा तो जो कॉपी चेक करेगा वो चाहे तो आपका 1 नंबर काट सकता है, इसलिए क ख ग लिखिएगा, और लास्ट में क्या लिखिएगा, आपका डेट। लास्ट में क्या लिखिएगा, आपका डेट। तो आपका जो एग्जाम का डेट हम यहाँ पर लिख दिए 4 फरवरी 2026। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझ में आ गया। इसका पीडीएफ अगर नोट चाहिए तो क्या कीजिएगा, आप हमारे जो नंबर दिया गया, मेरा नंबर तो आपके पास होगा ही, और नहीं होगा तो फिर भी हम एक बार यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 6238486909।
ठीक है, इसमें आप क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। और सब्जेक्ट अभी तो सिर्फ हिंदी का दे रहे हैं ना, आपको जिस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए कॉल करके या तो मैसेज करके ग्रुप में ले सकते हैं। झारखंड के किसी भी जिले से आप मेरे भाई अब मेरे बहन है, कॉल कीजिएगा। ध्यान दीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ध्यान दीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। अपने मोहल्ले में पेयजल की समस्या, आपके जो मोहल्ले में यहाँ का पेयजल की नियमित आपूर्ति हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक अनुरोध पत्र लिखे। अभी हम पत्र किसके बारे में लिखे थे, मेरे क्षेत्र में विद्युत नहीं है, बिजली नहीं है। अब ये पत्र किसके लिए लिखेंगे, हमारे मोहल्ले में हमारे क्षेत्र में क्या है, नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही किसकी, पेयजल की, तो पीने का जो पानी है उसका कमी है, इसलिए आप नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखे। तो हम आपको सबसे पहले क्या लिखने के लिए सिखाए, सबसे पहले सेवा में, सबसे पहले क्या लिखिएगा आप, सेवा में। तो सेवा में, और जिसको लिख रहे हैं तो सेवा में लिख किसको रहे हम, नगर पालिका अध्यक्ष को, तो लिखेंगे सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय। उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए, उसका छोटा सा एड्रेस लिखना था, मैं आप लिख दी चास नगर निगम चास। आप जिस नगर निगम से आप वहां पर नाम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे सेवा में चास नगर पालिका अध्यक्ष चास नगर निगम चास। इसके बाद एक लाइन छोड़ के क्या लिखेगा, विषय लिखेगा। ध्यान दीजिए विषय क्या है मेरा, नियमित पेयजल की आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र। ये आपको कहाँ मिलेगा, आपके क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान दीजिए नियमित पेयजल की नियमित आपूर्ति हेतु। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वही हम यहाँ पर लिख दिए हैं, नियमित पेयजल की आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, सेवा में उसका जिसको लिख रहे हैं, फिर उसका छोटा सा एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे हम, उसे लिखेंगे, और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के महाशय और अपना जो समस्या है उसको छोटा सा करके हम बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या लिखेंगे, महाशय। अब जो मेरा समस्या है ना उसको हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में बताएंगे। अब जो मेरा समस्या है उसको हम किस में बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे, और फिर पैराग्राफ चेंज करके उसको हम विस्तार से बताइए। ध्यान दीजिए, तो सेवा में महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके चास क्षेत्र का रहने वाला एक नागरिक हूँ। मैं जो हो ना, आपके जो चास नगर निगम है ना उसी का रहने वाला एक नागरिक हूँ। हमारे क्षेत्र में जल की समस्या कुछ दिनों से बहुत बढ़ गई। तो हमारे जो क्षेत्र में जल की जो समस्या है ना कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम समस्या होगी तभी तो हम हमको पत्र लिख रहे हैं ना। तो आप हमारे क्षेत्र में जो पेयजल की कमी है ना उसको जल्दी से जल्दी ठीक कीजिएगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पेयजल की समस्या कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ये मेरा शॉर्टकट में बता दिए। अब क्या करेंगे ना, इसको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या समस्या हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम लिखेंगे उस पर, ध्यान दीजिए कि अत्यधिक गर्मी के कारण भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला गया है। जो मेरा गर्मी का सीजन है ना सर, तो गर्मी में क्या ना भूमिगत जो जल है, या भूगोल में पढ़े होंगे कि गर्मी के दिन में भूमिगत जल स्तर बहुत कम चले नीचे चला जाता है। वही लिखेंगे अत्यधिक गर्मी के कारण भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला गया है, जिसके कारण कुआं नलकूप सभी सूख चुके हैं। गर्मी में क्या होता है, कुआं चापाकल सब कुछ क्या सूख जाता है। तो गांव का आदमी क्या करता है ना, उसी से पानी पीता है। अब सबके पास फिल्टर पानी खरीदने का पैसा नहीं है, और गांव का आदमी 200-250 रुपये कमाने वाला लेबर मजदूरी जो करता है, दिन का दिहाड़ी 250-300 कमाता है, उसके पास इतना नहीं है आर्थिक मदद कि वो पानी को भी खरीद के पी सके। पेयजल के अभाव में बच्चों, बुजुर्गों तथा महिलाओं को काफी विशेष परेशानी हो रही है। हालांकि पेयजल की कमी होगा तो सबको परेशानी होगी, लेकिन बच्चों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को ज्यादा समस्या होता है। सबसे ज्यादा तो महिलाओं को होती है, क्योंकि सारा घर का काम वगैरह वगैरह हमारे घर में क्या करते हैं, हमारे माता बहन करती है, और उन लोग को खाना ना बनाने में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगा। पानी ही नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे क्षेत्र में पानी नहीं है ना, तो हमारे क्षेत्र में स्वच्छता जो साफ सफाई है, स्वास्थ्य है, और इस प्रकार का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साफ सफाई कैसे रखेंगे बिना पानी का, स्वास्थ्य कैसे मेरा ठीक रहेगा अगर साफ पानी नहीं पियेंगे, तो इसलिए उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद लिखेंगे तो कई बार बाहर से पानी मंगवाना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ जाती है। और कई बार पानी को खरीद के लाना पड़ता है, जिससे गरीब लोगों की समस्या और बढ़ जाती है, आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, उतना पैसा नहीं हो पाता है। ठीक हो गया मेरा समस्या। अब लिखेंगे क्या, अनुरोध पत्र। तो ठीक है, ध्यान दीजिए। अतः
अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में जल्द से जल्द पेयजल नियमित आपूर्ति की जाए। इसके लिए हम सारे मोहल्ले वासी क्या रहेंगे, आपका आभारी रहेंगे। ठीक है, हम सब क्या रहेंगे, आपके आभारी रहेंगे। हो गया। लास्ट में क्या कीजिएगा, आपका धन्यवाद लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, भगवदीय नाम और आपका डेट। ठीक है, देखिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई को रोक लगाने हेतु जिला उपायुक्त को एक पत्र लिखे। जिला उपायुक्त को एक पत्र लिखे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये पत्र किस लिए लिखना है, आपको ध्यान दे, समझ में आ गया कि आपके जो क्षेत्र में पेड़ पौधे की अनियमित ठीक से कटाई नहीं हो, अनियमित कटाई हो रही है, गैर कानूनी से कटाई हो रही है, तो जिला उपायुक्त की जो आपका डीसीडीए में जो पदाधिकारी है ना, उसको एक पत्र लिख के बोलिए कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे की कटाई हो रही है, इसको रोकिए। क्योंकि पेड़ पौधा ही जेल जल है तो कल है बोलते हैं ना, उस प्रकार पेड़ पौधा भी है तो कल है। अगर पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, वायु प्रदूषण हो जाएगा, हर चीज हो जाएगा, ठीक है, बहुत समस्या हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेवा में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, हम जिसको लिख रहे हैं तो सेवा में किसको लिख रहे हैं, जिला उपायुक्त को हम लिखेंगे माननीय जिला उपायुक्त महोदय। माननीय है वो बहुत बड़ा पोस्ट है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सेवा में माननीय जिला उपायुक्त महोदय, बोकारो जिला झारखंड। अब जिस जिला से उसका यहाँ पे लिखिएगा वो जिला तो और झारखंड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। तो विषय मेरा क्या है, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने हेतु क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये आपका काम मिलेगा, आपका क्वेश्चन में मिलेगा। ध्यान दीजिए कि पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई हो रही है, इसके लिए आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। उसके बाद क्या कीजिएगा, एक लाइन छोड़िएगा, महाशय अपनी समस्या को क्या कीजिएगा, छोटा सा शॉर्ट पैरा में बताइएगा। महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं 4 क्षेत्र का रहने वाला एक नागरिक हूँ। अब जिस क्षेत्र का रहने वाला नागरिक है वो लिख लीजिएगा, 2 लाइन तो आपका इसी में हो गया। हमारे क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित और अवैध कटाई लगातार बढ़ती जा रही है। और हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है ना, जो पेड़ पौधे की अनियमित जो कटाई हो रही है ना, वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और अवैध कटाई मतलब गैर कानूनी रूप से हो रहा है। कुछ लोग बिना अनुमति के हरे भरे पेड़ को काट रहे हैं, जिससे पर्यावरण में भारी नुकसान हो रहा है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बिना अनुमति का, मान लीजिए सरकार अनुमति दिया है कुछ करने के लिए, मान लीजिए कि कुछ लगाएगा वहां पर, तो वो अलग चीज होता है कि ठीक है, वो अलग चीज नहीं होता है। अगर आप कुछ भी विकास के लिए भी अगर पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह पर कहीं पर आप उसके बदले पेड़ लगा दीजिए। क्योंकि अब मान लीजिए कि आप कारखाना खोलिएगा, बोलिएगा हम देश का विकास कर रहे हैं, देश का विकास के साथ साथ वो तो डबल विनाश हो जा रहा है। आदमी मान लीजिए कि आप आईफोन का एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो आईफोन आदमी तो लेगा नहीं सांस, सांस तो ऑक्सीजन लेगा, तो पेड़ पौधा तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम जो समस्या है उसको विस्तार से बताएंगे। ध्यान दीजिए, पेड़ पौधों की कटाई से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। पेड़ पौधा की कटाई करेंगे तो मेरा क्या, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वर्षा में कमी आ रही है, आपको पता होगा, भूगोल में पढ़े होंगे कि वर्षा में कमी आ जाएगी अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो तापमान बढ़ जाएगा, तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे जनजीवन के साथ बुरा प्रभाव पड़ रहा है, किसको, पशु पक्षियों पर भी। ठीक है, जिसके कारण पशु पक्षियों पर भी क्या हो रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सिर्फ इंसान को थोड़ा ना होगा दिक्कत, सबको दिक्कत होगा, पर्यावरण तो सबका है। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर ले लीजिएगा समय रहते। ठीक है, यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई जाए तो भविष्य में इससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। और अगर समय रहते अगर जो पेड़ पौधों की कटाई को रोका नहीं जाएगा तो इससे बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। उसके बाद क्या कीजिएगा, अपनी जो समस्या को लास्ट में क्या कीजिएगा, अनुरोध कीजिएगा। देखिए, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाने के लिए एक उचित कदम उठाइए। हमारे क्षेत्र में जो पेड़ पौधों की कटाई हो रही है उसके लिए क्या है, एक उचित कदम उठाइए, तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जो हमारा क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से काट रहे हैं उसके खिलाफ क्या करिए, कार्रवाई की जाए। ठीक है, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। इसके लिए हम क्या रहेंगे, आपका सदा आभारी रहेंगे। लास्ट में क्या लिखेगा, धन्यवाद भगवदीय का आपका एग्जाम का डेट। यहाँ 5 फरवरी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस तारीख को लिखिएगा वो डेट लिखिएगा। तो हमारा एग्जाम में इतना ही क्या आएगा, मेरा औपचारिक पत्र रहेगा, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो हम 3 बताए इसके बाद आपके एग्जाम में नहीं रहेगा।
आप फर्स्ट वाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड वाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड वाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट वाला था। ठीक है, उसका सेकंड वाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर थर्ड वाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या तो अगर इसका पीडीएफ नोट चाहिए आप प्रिंट उन्ट कर लीजिएगा, तो हमसे क्या कीजिएगा, मेरा नंबर जो दे दिए हैं उसमें आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये तक था ना, ध्यान दीजिए। अब हम क्या शुरू करेंगे, आपका अनौपचारिक पत्र। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरा अनौपचारिक पत्र क्या है, ध्यान दीजिए। तो अनौपचारिक पत्र किसको बोलेंगे, अगर हम किसी सगे संबंधी रिश्तेदार को लिखेंगे, भाई बहन चाचा चाची मौसा मौसी किसी को लिखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अनौपचारिक पत्र। ध्यान दीजिए। तो अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन कर रहे हैं। आप अपने मित्र को एक पत्र लिखे जिसमें आप किसी झारखंड के ऐतिहासिक स्थल का क्या कर रहे हो, वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसमें सेवा में नहीं लिखा जाता। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जब आप अनौपचारिक पत्र लिखिएगा तो सबसे पहले क्या लगेगा, आपका एड्रेस जहां से आप लिख रहे हैं और उसका डेट। तो आप एग्जाम में लिखिएगा तो हो जाएगा परीक्षा भवन, और दिनांक आपका लिख दिए 4 फरवरी 2026, क्योंकि इस डेट आपको एग्जाम में लिखना है। ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम क्या लेंगे, आपका जो दोस्त होगा उसका नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे प्रिय मित्र रोहित, हम अपना नाम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिय मित्र रोहित सप्रेम नमस्ते। दोस्त को क्या बोलेंगे, प्रिय मित्र रोहित सप्रेम नमस्ते। आप जो उसको झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में बता रहे हैं तो वो पूछेगा तभी बता रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना हम अपने से किसी दोस्त को पत्र लिखेंगे और किसी के बारे में जाकर बता देंगे। वो जानने की जिज्ञासा प्रकट क्या होगा तभी हम उसको बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला, जानकर अत्यंत खुशी हुई कि तुम लोग सपरिवार क्या स्वस्थ और प्रसन्न हो, मतलब खुश हो। ठीक है, हम लोग भी यहाँ पर क्या कुशल हैं। मतलब आपका दोस्त पत्र लिखा है जिसमें आपको पढ़ के खुशी हुई कि आपका जो दोस्त है अपना परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ क्या है, बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, और आप यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है, उसके बाद अपना पत्र लिखना शुरू कीजिएगा, जो काम का चीज है उसको लिखिएगा। देखिए, तुमने झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। आपका जो पत्र लिख के बोल रहा आपका दोस्त, ठीक है, क्या मैं क्या किसके बारे में जानना चाहता हूँ, झारखंड के किसी ऐतिहासिक जगह के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं इसी संदर्भ में जो आप जो है इसी संदर्भ में बताने जा रहे हैं, मैं इसी संदर्भ में तुमसे बताने जा रहा हूँ। हुंड्रू, हम किस ऐतिहासिक जगह के बारे में बताएंगे, हुंड्रू। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की राजधानी रांची के पास स्थित है। जो हुंड्रू है वो झारखंड की जो राजधानी है रांची ना, उसके पास स्थित है। और आप लोग में से जो जो वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई हुंड्रू कभी गए हैं, किसके साथ गए हैं, तो जरूर कमेंट कीजिएगा सर हम झारखंड के जो रांची में हुंड्रू है वहां गए हैं, और किसके साथ गए हैं, कब गए हैं, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की राजधानी रांची के पास स्थित है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। जो हुंड्रू जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है, आपका स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। वो झारखंड की दूसरा सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। और झारखंड का ये तुम्हारा क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, ये सेकंड नंबर में है। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और आपको पता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, देखते हैं कि किसका जीके किसका जनरल नॉलेज ज्यादा मजबूत। ये कह रहे झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 322 फीट है। इसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, लगभग कितना 322 फीट है। वर्षा ऋतु में जब नदी में पानी अधिक हो जाता है तब यह जलप्रपात अत्यंत भव्य और मनमोहक दिखाई देता है। ठीक है, जब बरसात का सीजन आता है, जब पूरा पानी चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है, तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा मनमोहक और अत्यंत भव्य दिखाई देता है, खतरनाक दिखाई देता है।
दूर से गिरता हुआ जल प्रति दूध की धार जैसा प्रतीत होता है। और दूर से देखेंगे ना, चारों तरफ सफेद 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 सफेद, लग रहा है कि कोई दूध की बौछार हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था। दिखाई देता है। उसके बाद क्या कीजिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, प्यारा उसके बाद लिखिएगा। देखिए, हुंड्रू न केवल हुंड्रू न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि झारखंड के पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। जो हुंड्रू केवल न प्राकृतिक सौंदर्य का हिस्सा है, बल्कि यह झारखंड का पर्यटन और ऐतिहासिक का भी क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कि यहाँ पे बहुत सारा आदमी जगह घूमने के लिए आता है, और यह झारखंड के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ का शांत वातावरण, हरियाली मन को शांति प्रदान करती है। जो हुंड्रू है, तो वहाँ का जो शांत वातावरण है ना, वो मन को शांति प्रदान करती है। देश विदेश से अनेक पर्यटक इस स्थल पर क्या करते हैं, घूमने के लिए आते हैं, और देश विदेश से बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या आते हैं, घूमने आते हैं। लास्ट में लिखिएगा क्या, अतः आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। हम जो आपको जानकारी दी है हुंड्रू के बारे में, ये आपको पसंद आया होगा। अवसर मिलने पर हम दोनों इस सुंदर स्थल की यात्रा अवश्य करेंगे। ठीक है, और मौका मिल जाएगा तो हम दोनों क्या जाएंगे, वहां पर घूमने के लिए जरूर जाएंगे। तुम्हारा मित्र क ख ग, आप कुछ भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु अपने पिताजी को एक पत्र लिखे। मान लीजिए कि आप हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, और आपका एग्जाम एग्जाम तो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो आप तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं, इसके बारे में अपने पिताजी को एक पत्र लिख के बताना है कि पिताजी हम इस प्रकार से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एड्रेस और डेट। तो हम लिखेंगे परीक्षा भवन, और डेट लिख देंगे आपका एग्जाम का। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद पिताजी को लिख लेंगे, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। पिताजी को प्रणाम करेंगे, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी सपरिवार कुशल मंगल होंगे। मैं यहाँ अपने हॉस्टल में क्या हूँ, कुशल मंगल हूँ, खुश हूँ, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ पर करेंगे कुशल मंगल होंगे, खुश ही होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या लिखना, आपको पत्र के बारे में लिखना है कि आप एग्जाम का तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं। पिताजी, मेरा वार्षिक पिताजी मेरी वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है। जो मेरी वार्षिक परीक्षा है वो मेरे क्या निकट आ रही है, मतलब सामने आ रही है, और मैं पूरी लगन और नियमितता से पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी जो वार्षिक परीक्षा बहुत नजदीक आ रही है, जिसके लिए मैं बहुत ही लगन और नियमितता, मतलब रेगुलरली क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने सभी विषयों का समय सारणी बनाकर अध्ययन शुरू कर दिया है। तो मैं जितना भी सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट का क्या टाइम टेबल बना लिया कि इस टाइम में हमको फिजिक्स हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, या तो एडिशनल सब्जेक्ट को पढ़ना है। सारा का हम टाइम टेबल बना लिए। ठीक है, टाइम टेबल बनाकर अध्ययन करना शुरू कर दिए। कठिन विषयों पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। जो हमको हार्ड सब्जेक्ट लगता है उसमें क्या कर रहा है, अलग से टाइम दे रहे, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और प्रतिदिन दोहराव भी कर रहा हूँ, प्रतिदिन रिवीजन भी कर रहा हूँ। गणित और विज्ञान अतिरिक्त अभ्यास कर रहा हूँ। जो मेरा मैथ से जो मेरा साइंस, उसके लिए अतिरिक्त अभ्यास कर रहा हूँ, अलग से तैयारी भी कर रहा हूँ, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए, 100 में 100 लाने के लिए, रोहित सर की तरह 100 में 100 लाने के लिए ना। ध्यान दीजिए। हिंदी और अंग्रेजी में लेखन अभियान अभ्यास कर रहा हूँ। जो मेरा हिंदी और जो इंग्लिश है ना, उसमें एक तो लैंग्वेज है, इसमें हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। समय समय पर पुराने प्रश्न, मतलब जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको भी मैं हल कर रहा हूँ, सोल्यूशन कर रहा हूँ, जिससे मेरा आत्मविश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है।
लास्ट में एक लाइन छोड़ के प्रारंभ से आगे लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की पूरी तरह आशा करता हूँ। आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको मार्गदर्शन दीजिए। मैं परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करूंगा, अच्छा मार्क्स लाऊंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। ठीक है, कि उसका बेटा टॉपर हो गया है। माँ को मेरा प्रणाम और छोटे भाई को सप्रेम। माँ को मेरा प्रणाम बोलिएगा, ठीक है, और छोटे भाई को मेरा क्या दीजिएगा, सप्रेम आशीर्वाद दीजिएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, आपका प्यारा बेटा क ख ग। लास्ट क्वेश्चन हमारा ध्यान दीजिए, समय का सदुपयोग पर बल देते हुए, जो आप समय का सदुपयोग पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखे। मान लीजिए आपका भाई कहीं बाहर में रहता है, वो समय का सदुपयोग नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं समय का दुरुपयोग कर रहा है, टाइम टेबल पर काम नहीं कर रहा है, इसके लिए सुझाव देते हुए अपने भाई को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा आप, एड्रेस और डेट, परीक्षा भवन और आपका एग्जाम का डेट। मान लीजिए आपका भाई का नाम क्या है, अनुज, हम यहाँ पे लिखें प्रिय अनुज सुभाषिस, ठीक है, आशीर्वाद शुभकामनाएं। तो अगर आपका भाई टाइम टेबल का ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है, समय का दुरुपयोग कर रहा है, तो वो तो बताएगा नहीं कि भैया हम इस प्रकार टाइम बर्बाद कर रहे हैं, या तो टाइम के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई ना कोई आपको बताया होगा। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए, कल तुम्हारे मित्र का पत्र मिला, पढ़कर हैरानी हुई कि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो और समय का दुरुपयोग कर रहे हो, जो तुम्हारे भविष्य के लिए क्या अत्यंत चिंताजनक है। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या लिखा, कल तुम्हारा क्या लिखा, मित्र का पत्र मिला है और पढ़कर बहुत हैरानी हुई, खराब लगा कि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो और समय का दुरुपयोग कर रहे हो, जो तुम्हारे भविष्य के लिए क्या बहुत ज्यादा चिंताजनक है, बहुत ज्यादा खराब है, या अच्छा चीज नहीं है। उसके बाद उसको समझाना है, भाई भाई समय बहुत मूल्यवान होता है, सबको पता है कि समय क्या है, बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय क्या ना इतना महत्वपूर्ण है, इतना मूल्यवान है कि जो समय का सही उपयोग करेगा वही आगे सफल होगा, नहीं तो वो सफल नहीं हो पाएगा कभी जिंदगी में। लिख कर ले लीजिए, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, इसलिए हम हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। जो समय बीत जा रहा है बाबू, ये कभी वापस नहीं आ सकता है, कभी वापस नहीं आ सकता है, इसलिए हमको समय का सही उपयोग करना चाहिए, हर एक पल का, हर एक सेकंड का इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि तुम समय पर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। वो समय पर अगर पढ़ाई कर लोगे तो तुमको पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो 70 साल की उम्र में आप सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिएगा, समय जब था तब तो पार कर दीजिएगा। तो ये लिखे यहाँ पर, समय पर पढ़ाई करोगे तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। नियमित अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और आप नियमित रेगुलर पढ़ाई कीजिएगा ना, तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कितना अच्छा बात बताएं, उसको और समझा रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। तुम्हें पढ़ाई, खेल, आराम तीनों के लिए टाइम बांटना चाहिए। आपको किस टाइम में पढ़ाई करना है, किस टाइम में खेलना है, किस टाइम में आराम करना है, सबके लिए एक टाइम टेबल बना लीजिए। हमको 8 घंटा पढ़ाई करना है, 8 घंटा सोना है और 8 घंटा मौज मस्ती करना है, जिंदगी में आप सक्सेस कर जाइएगा। समय पर उठना, समय पर पढ़ना और काम को टालने की आदत छोड़ना बहुत जरूरी है। समय पर आपको उठना है सोकर, ठीक है, समय पर पढ़ना है, और जो हम कल कल करके हर काम को टाल देते हैं, ये आदत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसने क्या कल दिन गया टल, जिसने क्या परसों बीत गया वर्षों, जिसने क्या आज उसने क्या राज। ध्यान दे आगे क्या बोले हैं, बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। समय का सही उपयोग करने से जीवन में अनुशासन आता है, अनुशासन बढ़ता है और लक्ष्य की आसानी पूर्ति हो पाती है। अगर आप समय का सही उपयोग कीजिएगा ना, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो जीवन में अनुशासन आएगा, अनुशासन डिसिप्लिन आता है और लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अपना मंजिल तक जा सकते हैं।
लास्ट में लिखेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बात को समझोगे, हम जो बताएं उसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, समय का सदुपयोग करोगे, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, भगवान तुमको क्या करे, अच्छा खासा मदद करे आपको मंजिल तक पहुंचाने में, आपकी दुआ, ठीक है। हालांकि ईश्वर तो कुछ करेगा नहीं, जो करना है आप ही को करना है, ईश्वर नाम का कोई चीज दुनिया में होता भी नहीं है मेरे ख्याल से, हो भी सकता है, हमको नहीं पता है, हम नहीं मानते। आई एम नास्तिक, मैं नास्तिक हूँ। लास्ट में क्या लिखेगा, तुम्हारा भाई क ख ग, ठीक है। लास्ट में इसका भी क्या लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बोलना बहुत गलत चीज होता है कि भगवान नहीं है, ठीक है, और ये भी बोलना बहुत गलत चीज होता है कि भगवान है, ठीक है। भगवान है ये भी किसी को पता नहीं है, और भगवान नहीं है तो ये भी किसी को पता नहीं है। बस आप इतना ही बोल सकते हैं कि मैं मानता हूँ या तो मैं नहीं मानता हूँ। और आप बोलिए कि मैं भगवान हो जानता हूँ, तो दिखाइए कहाँ है। कोई बोलता है कि मैं भगवान नहीं हूँ तो प्रूव करो। इसलिए इतना ही बोलना सही है कि मैं मानता हूँ या तो नहीं मानता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।